नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत किसानों की खबर के साथ करेंगे। किसानों को आज फिर मिल सकता है औपचारिक न्योता। कल केंद्र और किसान संगठनों के बीच बैठक होगी। किसानों ने सरकार को 4 सूत्रीय अपना एजेंडा भेजा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से मांगी एमएसपी की कानूनी गारंटी। तो लगातार बैठकों का दौर जारी और एक बार फिर से बैठक होगी कल। किसानों को आज औपचारिक न्योता भी मिल सकता है। इस बैठक को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच एक और ये अहम बैठक होने जा रही है और इसी बैठक को लेकर किसानों ने सरकार को अपना 4 सूत्री मांगों का एजेंडा भी भेज दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार किसान अड़े हुए हैं और कड़कड़ाती ठंड के बीच लगातार आंदोलन को लेकर डटे हुए। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो इसी तरह अपने आंदोलन पर अड़े रहेंगे। तो किसानों की ओर से सरकार के साथ होने वाली बैठक को लेकर जो शर्तें लगाई गई है उससे सरकार कितनी सहमत है, इसे आप देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ताजा बयान से समझ सकते हैं। हिमाचल दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से तीनों कृषि कानूनों को सही बताया है और किसानों से किसी के भ्रम में न आने की एक बार फिर से अपील की है। मौका था हिमाचल में जयराम सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न का, जहां दिल्ली से बतौर चीफ गेस्ट वर्चुअली मौजूद रहे राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धियों का बखान किया और 3 नए कृषि कानूनों पर अपने विचार साझा किए। कृषि को लाभकारी बनाने का जो बड़ा सुधार कार्यक्रम अटल जी के दौर में शुरू हुआ था, उसे आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक नई ऊर्जा और ताकत देने का काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा से किसानों के हक में काम करती आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में 3 नए कृषि कानूनों को लेकर ऐतिहासिक काम किया। इस कानून के आने से किसानों को कई लाभ होंगे। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसानी का कुछ नहीं जानते वो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसे लोगों से किसानों को दूर रहना चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का कभी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। पर हमारा विश्वास है कि जैसे जैसे हमारे किसान भाई इन कानूनों का उद्देश्य समझते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी चिंताएं दूर होती जाएंगी। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार एमएसपी की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। एमएसपी खत्म करने का इरादा न इस सरकार का कभी था, न है और न आगे कभी होगा। किसानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत थी। राजनाथ सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया कि आने वाले 2 सालों में अगर नए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हुए तो सरकार फिर से किसानों से बात करेगी और किसान हित में जो भी अच्छा होगा फैसला लिया जाएगा। साथियों, बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से विपक्ष पर लगाए गए आरोप पर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके मुताबिक राजनाथ सिंह की बात उनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता।
यार आप राजनाथ जी की तो पार्टी में कोई नहीं सुनता, किसान क्या सुनेगा उनकी बात, छोड़ो आप। यार आप राजनाथ जी की तो पार्टी में कोई नहीं सुनता, किसान क्या सुनेगा उनकी बात, छोड़ो आप। सरकार और विपक्ष के बीच लगातार वार पलटवार जारी है, लेकिन इन सब के बीच किसान पिछले 32 दिनों से सड़क पर है। ऐसे में देखना होगा कि 29 दिसंबर की बैठक से क्या नतीजा सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो किसानों का विरोध जारी है, इसी के साथ ही जारी है सियासी दलों का विरोध, सियासी दलों के कार्यक्रमों का विरोध, बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध। बीजेपी के कार्यक्रमों के विरोध पर अश्विनी शर्मा का बयान सामने आया है। विरोध के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, ये कह रहा है अश्विनी शर्मा का सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। पुलिस और प्रशासन इसमें मूक दर्शक बने हुए हैं, ये कहना है अश्विनी शर्मा का। डीजीपी से मिलकर इसकी शिकायत की जाएगी। आज डीजीपी से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि विरोध के नाम पर अब गुंडागर्दी की जा रही है और विपक्षी दलों के इशारों पर ही ये गुंडागर्दी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध हुआ था, कहा यह जा रहा था कि किसान संगठनों की तरफ से ये विरोध किया गया है, लेकिन अब अश्विनी शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि विपक्षी दलों के इशारे पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है और इसी को लेकर आज डीजीपी से मुलाकात की जाएगी। तीन महीने तो असी ये सारा सह रहे हैं, साढ़े घरां दे बाहर धरने लगे ने। असी पंजाब दे अमन और शांति दे पहरेदार हां, इस करके सारा कुछ सह लिया, लेकिन मां भैन दियां गालां सुनना, पंजाब साडे कार्यकर्ता दे उत्ते हमला करना, पुलिस की भूमिका उहदे विच होना, ये हुण नहीं सहा जा सकता। उहदे तहत मैं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और डीजीपी नूं भी बीजेपी का डेपुटेशन मिलन जा रहा है। पंजाब के अंदर कानून का कोई राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उहदा लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह अपने कार्यक्रम भी कर सकती है और अपने कार्यक्रमों के अंदर अपना विचार भी रख सकती है। न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक्सक्लूसिव आए हैं। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर निशाने साधे हैं। सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, यह कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। किसानों का साथ देने के बदले मुझे सजा भी मिली है। केंद्र ने मुझे घर में नजरबंद किया, किसानों का साथ देने पर नजरबंद किया गया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी केजरीवाल ने पलटवार किया है। नहीं पता कैप्टन को मुझसे क्या दुश्मनी है, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, जो न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आए। उन्होंने अपनी बात रखी कि किसानों का समर्थन करने पर उन्हें सजा भी मिली है। असेंबली में कानून ये क्यों फाड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का कौन आदमी आज जो गुस्से में नहीं है? इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये तस्वीरें, अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कल या परसों में एक और किसान की शहादत हो गई है वहां पे बॉर्डर पे, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो आज तक इस देश के किसानों ने 70 साल में केवल और केवल धोखा ही बर्दाश्त किया है। सभी पार्टियों ने अभी तक किसानों को केवल धोखा दिया। पार्टियां आती थी कहती थी लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। पार्टियां आती थी कहती थी नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब किसान के पास एक जमीन बची है, खेती बची है, वो भी उठा के अगर आप पूंजीपतियों को दे देंगे तो किसान कहां जाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? किसी को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सेवादार की तरह मैं खुद भी जाके सेवा की, हमारे लोग भी सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग इतने नाराज हो गए हमसे, इतने नाराज हो गए, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। सुना है कभी आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को नजरबंद करते हुए? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिजिकली रोका गया, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं उस दिन, मेरे को याद है मंगलवार का दिन था, और जिस दिन किसानों ने कुछ ऐलान किया था कि पूरे देश में कुछ करेंगे, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाके एक आम आदमी की तरह जमीन पे बैठूंगा, मेरे को कोई स्टेज वेज नहीं, और उनके घंटे भर बैठ के उनके साथ अपना समर्थन जाहिर करूंगा। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं कैप्टन साहब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे नहीं पता उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है,
वो रोज खड़े होकर मेरे को गालियां देते हैं, रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देनी चालू करते हैं। इस समय मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मेरे को गाली देने से क्या, ये कानून मैं नहीं लेके आया, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून केंद्र सरकार लेके आई है। मुझे गाली देने से फायदा नहीं होगा। इस समय मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के साथ खड़े होकर, किसानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें और केंद्र सरकार को मनाएं कि इन कानूनों को वापस लें। कड़ाके की ठंड में किसान सिंघू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और इस ठंड में बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए बीकेयू कादिया की तरफ से बुजुर्गों को जूते दिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी कड़ाके की ठंड के बीच वहां पर डटे हुए हैं और इसी को लेकर एक रिपोर्ट उमेश शर्मा की तरफ से वहां से दी गई है। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਵਾਰਮਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਪਲਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਚੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜੁੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿੱਕੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜੀ। ਰਿੱਕੀ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 200 ਸ਼ੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 500 ਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ 5000 ਸ਼ੂ ਦਾ। 5000 ਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਫੇਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ 5000 ਸ਼ੂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1200 ਸ਼ੂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਆ। ਲੋੜ ਜਿੰਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੁੱਤੇ ਚੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੁੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੇ ਚੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी सिद्धू के नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। रविवार को हरियाणा निकाय चुनाव हुआ है, इसके लिए मतदान किया गया है। प्रदेश में पहली बार जनता ने सीधे मतदान के जरिए मेयर का चुनाव किया है। कोरोना काल को देखते हुए मतदान के लिए राज्य चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हुए थे। हरियाणा निकाय चुनाव पर हमारे इस खास रिपोर्ट को भी देखिए। हरियाणा के अंबाला, सोनीपत, पंचकुला समेत अन्य निकायों में रविवार को मतदान हुआ। कुल 7,82,652 लाख मतदाताओं ने अपने निकाय के मेयर और पार्षद के चयन के लिए मतदान किया। सूबे में पहली बार जनता ने सीधे मतदान के जरिए मेयर का चुनाव किया। कोरोना काल के कारण राज्य चुनाव आयोग ने मतदान की सुरक्षा के साथ साथ संक्रमण फैलाव को लेकर भी गंभीरता और सतर्कता दिखाई। मतदान के दौरान मतदाताओं ने प्लास्टिक ग्लव पहनकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाया। ऐसी व्यवस्था राज्य चुनाव आयोग की ओर से पहली बार की गई। इसके अलावा हर मतदान केंद्र को लगातार सैनिटाइज किया गया और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान केंद्रों के भीतर वोट करने के लिए अंदर जाने दिया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के सेक्टर 17 में वार्ड नंबर 3 से मतदान किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो हमने पिछले 6 साल के अंदर विकास किया है
विकास के मुद्दे के ऊपर ही हमने जनता से अपील की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता विकास को प्राथमिकता देगी, विकास की विजय होगी। उधर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अपनी पत्नी के साथ एमडीसी सेक्टर 4 में बने मतदान केंद्र में वोट डालने पहुंचे। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में राज्य में काम किए हैं, उन कामों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा नगर निगम को भी पहुंचता रहा है। लेकिन अब जब बीजेपी के उम्मीदवार मेयर बनेंगे और कॉरपोरेटर बनेंगे तो हम इन शहरों की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। हरियाणा में शहर की सरकार के लिए मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम 4:30 बजे तक चली। चुनावों में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नए साल के स्वागत के लिए हजारों की तादाद में मैदानी इलाकों से पर्यटक पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। पर्यटन नगरी मनाली शिमला में न्यू ईयर के जश्न के लिए करीब करीब अभी से ही होटल्स की एडवांस बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। महीनों बाद हिमाचल की हसीन वादियां सैलानियों से गुलजार है। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद अब जाकर हिमाचल में पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिली। नए साल के स्वागत के लिए कई दिन पहले ही पर्यटक मनाली और शिमला पहुंचे। मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मनाली के मॉल रोड पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटन नगरी मनाली में न्यू ईयर के नज़दीक आते ही यहाँ पर अब जो पर्यटकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड के इसमें, और सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की मैं साझा करना चाहूँ। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो इसमें किस तरह पर्यटकों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। हालांकि न्यू ईयर का समय है और ऐसे में जो है मॉल रोड पर पर्यटकों का खासा हुजूम यहाँ पर देखा और देश दुनिया से पर्यटक जो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मनाली के अधिकतर सभी होटल्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि मनाली के आसपास हर वक्त जाम की स्थिति रहती है, लेकिन पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। उधर कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले इस मनाली में जो है पर्यटकों का जो है एक हजूम उमड़ रहा है और ये इस जन्नत को देखने के लिए वो काफ़ी खुश है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और मनाली के सभी वासियों ने इनका स्वागत करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डे बाई डे काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है और अगर 31 की बात करें तो मैक्सिमम होटल्स जो हैं वो 100% ऑक्यूपेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं अभी। तो जिस हिसाब से रश अभी कुछ दिनों से चल रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है 31 तक। कुछ ऐसा ही नज़ारा राजधानी शिमला का भी है। पिछले 2 दिनों में यहाँ 15,000 गाड़ियां आ चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सैलानी नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं। शिमला के भी करीब करीब सभी होटल्स में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मनाली से सचिन शर्मा, शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। तो सैलानियों को बर्फबारी की सौगात मिल गई है। न्यू ईयर से पहले मनाली में बर्फबारी हुई है। मनाली ने सफेद चादर बर्फबारी की ओढ़ ली है। शिमला में भी बर्फ गिरी है। 2 दिन तक मौसम खराब रहने का भी अनुमान है। तो आपको बता दें कि कई जगह हिमाचल में बर्फबारी हुई है, तो मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से ठंड प्रचंड हो गई है। तापमान में खासा गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, ठिठुरन बढ़ गई है। और हिमाचल की अगर बात करें तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, 2 दिन तक मौसम खराब रहने का अनुमान यहाँ पर जताया गया है। सैलानियों को कहीं ना कहीं न्यू ईयर से पहले ये बर्फबारी की सौगात मिली है। शिमला और मनाली की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश हुई है और इसके साथ ही बर्फबारी भी हुई है। शिमला में आप देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज बदला सा रहा। झमाझम बरसात यहाँ पर हुई है। इसके साथ ही मनाली में बर्फ गिरी है, जहां पर सफेद चादर अब वादियों में ओढ़ ली गई है। शिमला से हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इसके साथ ही मनाली से सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले रणवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर बात चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में मौसम का मिजाज कल से ही बिगड़ा हुआ था, बारिश हुई है। अगर शिमला की बात करें तो वहां पर अभी इस वक्त कैसा मिजाज है मौसम का?
जी हाँ, देखिए पिछले कल से जिस तरह से पूर्वानुमान था कि अब बर्फबारी होनी है, ये सीधी तस्वीरें हम शिमला से जो है दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि यहाँ पर बर्फ में जो है बर्फ की चादर जो है पहाड़ों की रानी ने ओढ़ ली है। ये कितना खूबसूरत नजारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। कुदरत की जो नेमत बरसी है, करीब करीब 1 महीने बाद शिमला में ये बर्फबारी हुई है। जाहिर सी बात है कि पर्यटन कारोबारी इससे खुश है। पर्यटक जो है काफी संख्या में हिमाचल पहुंचे हैं, लेकिन अभी की ये जानकारी है कि जगह जगह पर जो है वाहन फंसे हैं बर्फबारी के चलते, और ऊपरी शिमला के लिए फिलहाल जो है जो मार्ग है वो कट गया है। थोड़ी ही देर में ये पता चल पाएगा कि प्रशासन कितना मुस्तैद है और कितनी देर में ये जो मार्ग खुलता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से ये सुखद और बेहद शानदार तस्वीरें हैं पर्यटन के लिहाज से, और न केवल पर्यटन बल्कि किसानों और बागवानों के लिए भी ये काफी फायदेमंद रहती है। और यहाँ पर जैसे कि न्यू ईयर आने वाला है, यहाँ पर बुकिंग जो है पहले से ही है, पूरी तरह से पैक है। राजधानी शिमला पर्यटकों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। ये तस्वीरें जब यहाँ से जाएंगी तो और पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अभी जो है शीतलहर की चपेट में पूरा हिमाचल है। यहाँ शिमला का तापमान फिलहाल जो है 1 से 2 डिग्री है, और ये ठिठुरन जो है और बढ़ेगी। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि शायद कल मौसम जो है साफ हो, लेकिन आज जिस तरह से पिछले कल शाम से ये बर्फबारी शुरू हुई थी, आज भी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक और बर्फबारी होगी और यहाँ बर्फबारी जारी रहेगी। जी रणबीर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लाइव तस्वीरें आप हमें वहां की दिखाते रहिए, खूबसूरत तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। मनाली से सचिन शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सचिन, बर्फ की सफेद चादर वादियों ने ओढ़ ली है। इस बीच आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके की तैयारी पर्यटकों को लेकर की गई है वहां पर। देर रात हुई इस बर्फबारी से अब समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। अगर मैं बात करूं मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर समूची घाटी ने ठंड की बर्फ की स्पेस चादर यहाँ पर ओढ़ ली है और ऊपरी क्षेत्रों में खासा हिमपात हुआ। मैं तस्वीरें साझा करूंगा, आप देखते हैं कि जो पहाड़ियां हैं उन्होंने किस तरह जो बर्फ की एक स्पेस चादर यहाँ पर ओढ़ ली है, जिसके बाद ये नजारा एक जन्नत से कम नहीं है। हालांकि अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो न्यू ईयर का समय है, ऐसे में जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई, लेकिन जिस तरह का हुजूम मनाली में पर्यटकों को उमड़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर जाम की पैदा हो चुकी है। अब तक का जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया कि अटल टनल जो एक पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी है, वहां पर जो है बर्फ के दीदार के लिए और टनल को देखने के लिए बीते कल जो है अब तक के रिकॉर्ड में जो है 5000 टूरिस्ट व्हीकल जो है टनल में पहुंचे हैं, और जिसके बाद ये अब तक का जो है सबसे बड़ा आंकड़ा ये अब तक का यहाँ पर है। तो इस आंकड़े को देखकर आप अंदेशा यहाँ पर लगा सकते हैं कितना ज्यादा टूरिस्ट जो इसमें मनाली में उमड़ पड़ा है। हालांकि इससे पहले जो है जिस तरह कोविड का दौर चल रहा था तो काफी कम संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन अब जिस तरह जो न्यू ईयर आ चुका तो एकदम से जो है पर्यटकों का हुजूम जो है मनाली में उमड़ पड़ा है। और ऐसे में अब जो ये बर्फबारी हुई है ये मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए एक सौगात लेकर आई। इसके बाद जो है अब मनाली में और ज्यादा पर्यटक यहाँ पर उमड़ने की उम्मीद है, क्योंकि न्यू ईयर का समय है। ऐसे में जो है हर पर्यटक यही चाहता है कि वो मनाली पहुंचे और बर्फ के बीच में जो है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करे। तो ऐसे में मनाली पहुंचे और वादियों का दीदार करे, क्योंकि खूबसूरत वादियों के बीच बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तस्वीरें 2 जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। आप एक तस्वीर शिमला की देख रहे हैं तो दूसरी तस्वीर मनाली की है, जहां पर वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। और इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के लिए पर्यटक भी बड़ी संख्या में मनाली और शिमला के साथ हिमाचल के कई ऊपरी इलाकों में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।